रिमझिम, पता है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे गंगा की याद आती है। गंगा कौन? मेरी छोटी बहन, बिल्कुल तुम्हारी तरह, चुलबुली, हमेशा मुस्कुराती हुई। कहाँ है वो? वो ऑस्ट्रेलिया में है अपने पति के साथ। बहुत मिस करती होंगी ना आप उसको? हाँ, थोड़ा बहुत तो मिस करती हूँ, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो ना, मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं करती। पता है रिमझिम, मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि गंगा इस घर की बहू बने, पर क्या करूं, उसे कोई और पसंद आ गया और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो दोनों बहनें मिलकर इस घर पर राज करना चाहती थी, क्यों? वैसे रिमझिम, मुझे लगता है कि मेरा ये सपना अब भी पूरा हो सकता है। कैसे? तुम इस घर की बहू बन सकती हो रिमझिम। हाँ रिमझिम, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने इतनी सारी बातें अपने दिल में छुपा के रखी, हमें कुछ पता तक चलने नहीं दिया। भाभी, हम तो सिर्फ... रिमझिम, मैं जानती हूँ रिमझिम, अविनाश किसी और से प्यार करता है, लेकिन अब भी मैं यही चाहूंगी कि तुम्हारी शादी अविनाश से ही हो और तुम इस घर की बहू बनो, मेरी देवरानी बनो। हम ये तो नहीं जानते कि हम आपकी देवरानी बन पाएंगे या नहीं, लेकिन आपकी गंगा जरूर बन जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह जाता है ससुर, जब जरूरत होती है ना तब कौनों को कहीं खबरें नहीं होती है। कहाँ कहाँ ढूंढते फिर उसको ससुर, समझे में नहीं आता। जी महाराज। चुप, बिल्कुल बात ना करो हमसे, हम बहुत परेशान हैं। अरे लेकिन परेशानी क्या है तुम्हें? अरे हमारी परेशानी का कारण तुम ही तो हो। मेरे कारण? लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ, सुबह से आया ही नहीं। वही तो, जब जरूरत होती है ना तब तुम कहीं नजर नहीं आते हो हमका। मेरी जरूरत किसे आ पड़ी? हमें थी भैया, और किसे थी? तुम्हें थी? हाँ। अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि हम नहीं आए। कहा? मतलब जरूरत क्या थी? अरे कहूँ कि ट्यूशन से लेवे जाकर रहे भैया। ट्यूशन से? हाँ। कौन आने वाला है? आने वाला नहीं, आने वाली थी, बल्कि अभी तक आ भी चुकी होगी, घर नहीं पहुंची है। महाराज जी कमाल करते हो, मेरी भाभी जी आ रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। किसकी भाभी जी? कमाल करते हो यार, तुम्हारी बीवी मेरी भाभी हुई ना। चुप, गधा कहीं का, बेवकूफ। अरे हमारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी भाभी हो गई। कौन भाभी अभी नहीं आ रही है? तो फिर कौन आ रहा है? अरे हम मथुरा फोन किए रहे अपने मामा को ओम खातिर एक आया भेजने के लिए, वही भेजी ने किसी को। अरे गाड़ी आके 1 घंटा हो गया है, पर उनका अभी तक पता ही नहीं है। कमाल है महाराज जी, तुम कम थे जो एक पोट पंटान बुला ली गांव से। सुनो, तुम उससे तमीज से पेश आना, समझे? समझ गया। पहले तो घर की सीढ़ियों तक आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी, अब इस गार्डन में भी नहीं आने देगी तुम्हारी बुढ़िया पंटान। फड़ो, ऐवी फड़ो, ऐवी फड़ो। आपकी तारीफ। जी हरिशंकर जी यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। आपको किससे मिलना है? जी वो है ना मथुरा वाले, वो बावर्ची जो यहाँ खाना बनाता है, वो काला गेंडा मोटा जो माथे पे टीका लगा के अपने आप को पंडित कहता है, जब चलता है तो धरती कांपती है, वही ना? हाँ हाँ वही। आप जानते हैं उन्हें? हाँ वो क्या है ना, वो मैं हूँ, कहिए। सत श्री अकाल जी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? जी हम आपके नाना के ससुर के नानी के चाची की बेटी की देवर की भाई की सास की ननद के दूर के रिश्तेदार हैं। मतलब रिश्ते में आप इनकी बहन लगती है? बहन होगी तुम्हारी? अरे भैया हो कौन तुम? जी हमें बद्री मामा ने भेजा है आपके पास। हमारा नाम बलविंदर कौर है, वैसे प्यार से लोग हमें कहते हैं बिल्लो। बिल्लो, कितना प्यारा नाम है। तुम यहाँ पर ओम की देखभाल करने के लिए आई हो जी ना? नहीं, तुम्हारी देखभाल करेगी। ये भगवान, बद्री मामा को भी यही को भेजना था का? देखिए जी, पहले आप हमारा काम देख लीजिए, बाद में कोई फैसला लीजिए। हाँ, पहले इनका काम देख लीजिए, बाद में माथा पीटिए। अरे मामा जी ने भेजा है, सोच समझ कर भेजा होगा, है ना बिल्लो? आओ मैं तुम्हें मालकिन से मिला देता हूँ। हाथ छोड़ो, सामान उठाओ।
सामान उठाओ। आओ बिल्लो, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवाता हूँ। हाँ आओ। एक बार एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। तो एक दिन जब वो आदमी बहुत बीमार था और उसे लगा कि शायद अब वो मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी और उनसे कहा कि अब इस लकड़ी को तोड़ो। तो तीनों बेटों ने एक एक करके लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उसने तीनों लकड़ियों को एक साथ बांधा रस्सी से और उन्हें दी। बोला कि अब इसको तोड़ो। तो उन्होंने बहुत दम लगाया, बहुत दम लगाया, लेकिन किसी से लकड़ी टूटी ही नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे एक लकड़ी की तरह, तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन अगर तुम तीनों भाई एक साथ बंध के रहोगे, मिलजुल के रहोगे, 3 लकड़ियों की तरह मजबूत, तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। समझे? जी बाबूजी। अरे तुम अभी तक घर पर हो? तुम्हें तो मीटिंग पे जाना था ना? हाँ कावेरी, पर क्या? ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा प्रतीक? किसी को कुछ बताए बगैर, किसी की राय लिए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना ये ठीक नहीं है। तुम फिर वही बात लेकर बैठ गए। मैंने तुमसे कहा ना, काम शुरू होने से पहले उन्हें बता देना। पहले काम की शुरुआत तो करो। कावेरी, बाबूजी ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी है मुझे। उन्होंने हमेशा कहा है कि सबके साथ मिलकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, अकेले काम करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। और आज उन्हीं की दी हुई शिक्षा के खिलाफ जा रहा हूं मैं, उन्हें धोखा दे रहा हूं मैं। तुम उन्हें धोखा नहीं दे रहे हो प्रतीक। तुम अपना काम उनके आशीर्वाद से ही शुरू करोगे। कावेरी, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, अगर ये लोन मुझे मिल रहा है तो सिर्फ बाबूजी की वजह से मिल रहा है। उनकी इज्जत, उनकी गुडविल के कारण मुझे मिल रहा है, और उन्हीं से मेरे प्लान्स छुपाऊं। ये धोखा नहीं तो और क्या है। और राकेश भैया, कावेरी तुम नहीं जानती, बचपन से हम सारे भाई एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बचपन से ही सब कुछ मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के करते हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, कॉलेज के वक्त लेक्चर बंक करके मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाया करता था। अटेंडेंस की कमी के कारण प्रिंसिपल हमेशा बाबूजी को बुलाते और मेरी तरफ से राकेश भैया आते। वो प्रिंसिपल के सामने मुझे डांटते, दोस्तों के सामने मुझे डांटते, और फिर चुपके से मुझे पैसे देते और कहते जाओ ऐश करो। इनफैक्ट जब हमारा अफेयर शुरू हुआ ना, तो डेटिंग के लिए भी पैसे राकेश भैया के पास से ही आते थे, और आज उन्हीं से ये सब कुछ छिपा रहा हूं। नहीं कावेरी, कहाँ जा रहे हो? सबको सब कुछ बताने। तुम्हें मेरी कसम प्रतीक, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो। कावेरी, अगर तुम चाहती हो मैं सुकून से काम करूं, सब कुछ ठीक ठाक करूं, तो प्लीज प्लीज मुझे मत रोको, मुझे सबको बताने दो। ठीक है, तुम सबको बताना चाहते हो ना, बता देना, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ 4 दिन के लिए, मेरी खातिर सिर्फ 4 दिन के लिए रुक जाओ, जब तक तुम्हारा लोन सैंक्शन हो जाए। फिर तुम जिसे चाहे बता देना, मैं खुद जाकर सबको बता दूंगी। मेरी खातिर प्लीज प्लीज प्रतीक।
भाभी आप? मैं तो डर ही गई थी। डर? डर तो कमजोरी की निशानी है जयंती, और इस वक्त तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, वरना इस घर के कुछ लोग तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, आपका इशारा किसकी तरफ है? यशोदा भाभी। यशोदा भाभी? वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? क्या बिगाड़ सकती है? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो जयंती? तुम्हें क्या लगता है कि इंदर की रिकॉर्डिंग फ्लॉप कैसे होगी? या तुम्हें ऐसा लगता है कि इंदर में गाने की काबिलियत नहीं है? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि यशोदा भाभी की वजह से इंदर गा नहीं पाया? बिल्कुल। यशोदा भाभी और राकेश भैया ने मिलकर ये प्लान बनाया। पहले इंदर को पैसे दे दिए और फिर ऐसे हालात बनाए कि रिकॉर्डिंग फ्लॉप हो गई। इससे अच्छा बहाना कहाँ मिलता उसे इंदर को घर से निकालने का। लेकिन कावेरी भाभी, यशोदा भाभी की इंदर से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी इंदर से नहीं, तुमसे है जयंती, और इसकी वजह है ओम। जलती है वो तुमसे क्योंकि उसे तो कोई बच्चा होगा नहीं, और तुम उसे ओम से मिलने नहीं देती। बदला ले रही है वो तुमसे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रिकॉर्डिंग के दिन यशोदा भाभी के उकसाने से राकेश भैया ने इंदर भैया की बहुत इंसल्ट की, और बेचारे इसकी वजह से गा नहीं सके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यशोदा भाभी इतना गिर जाएंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ही आपको गलत समझती रही। आई एम सॉरी। जो बीत गया उसे पकड़ के मत रखो। अब ये सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। लेकिन अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो अपनी बड़ी बहन समझकर मुझे जरूर बताना। अब तुम्हें क्या हुआ? खान चाचा और महाराज का झगड़ा तो समझ में आता है, तुम इस तरह मुंह बना के क्यों खड़ी हो? मैंने शिकायत करनी है आपसे। कैसी शिकायत? यशोदा भाभी हमेशा मुझे गलत समझती हैं। उन्हें लगता है मैं ओम का ख्याल नहीं रखती। नहीं नहीं, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। यही तो, मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करती हूँ, पर यशोदा भाभी समझे तब तो। पता है बिल्लू प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ ओम का ध्यान रखती हो, तुम उससे प्यार नहीं करती। वो दीदी, बिल्लू, ओम यशोदा भाभी की जान है। तुम अगर सिर्फ उसका ध्यान ना देकर उससे प्यार करो तो यशोदा भाभी कभी कुछ नहीं कहेंगी। एक बात बोलो दीदी, आप बातें बड़ी प्यारी करती हो। आप कर क्या रहे हो? मैं मेहंदी बना रही हूँ, बस तैयारी हो गई। मेहंदी? मेहंदी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा दीदी, ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है? बिल्लो, मेहंदी सुहागन का श्रृंगार होता है। गहने तो एक बार उतर भी जाते हैं, लेकिन सुहागन के आस्था और प्यार की तरह मेहंदी का रंग सिर्फ गहरा होता जाता है। अच्छा दीदी, आपके हाथों में कब लगेगी मेहंदी? यशोदा बहू कहाँ है? मालकिन उन्हें ढूंढ रही है। अविनाश बाबू अपने किसी खास दोस्त के साथ आए हैं। खास दोस्त? हाँ, क्या नाम बताया? सिमरन। और तू खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही है? वो मोटा देखेगा ना, राक्षस फिर चिल्लाएगा। चल नीचे।
वेलकम टू माय हाउस सिमरन। जी सामान दे दीजिएगा उनको। राइट। मम्मा, सिमरन। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैंने इसको कितनी बार कहा था कि तुमको घर लाए, और ये है। आप मुझे फोन कर देती आंटी, मैं खुद ही चली आती। ओह, तो ये सिमरन है? अविनाश, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। सिमरन, ये है मेरी दीदी, जयंती दीदी। और दीदी, ये सिमरन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मुझे सब पहले से जानते हैं। अरे जानते कैसे नहीं बेबी, अविनाश बाबू से इतनी तारीफ सुनी है आपकी। बेटा, ये है खान, हमारे ड्राइवर, और वो है बिल्लो। बिल्लो, जरा महाराज को कहना कि चाय नाश्ते का इंतजाम करे। तो सिमरन बेटा, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि अविनाश ने। रिमझिम, आओ तुम्हें सिमरन से मिलवाता हूं। आओ ना, आओ। सिमरन, ये है रिमझिम। हाय रंजू। अविनाश, जी? तुम सिमरन को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आओ सिमरन, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूं। ये लड़की, तो कैसे लगी हमारी होने वाली बहू? अब समझ में आया इस घर की बहू कैसी होती है? यही तो फर्क है खानदान का, खून का। लेकिन पता नहीं ये बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूँ। तुमको ये बातें समझ में आएंगी कैसे? तुमको क्या पता खानदान होता क्या है? तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम सिमरन के लिए चाय बनाओ। जाओ।